मुझे एक बार ये बताएं कि ये मैंने डायग्राम बाद में ठीक किया है। तो मैंने टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या स्पीड डिक्रीज बता दिया था, वो इंक्रीज कर लीजिए। ये एक्चुअल में उल्टा बना हुआ था और मैंने उसी को बता करके उल्टा बता दिया था। जहां लिखा था 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसके साथ साथ स्पीड बढ़ती है। एक्चुअल में ये पूरा बेसिस पर रहता है इस पर, ये सारे के सारे मतलब डेंसिटी, जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेंसिटी घटेगी या कम होगी? कम होगी। कम होगी तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसे सही कर लीजिए। तापमान में वृद्धि होने पर ध्वनि की चाल में या गति में क्या होती है? वृद्धि होती है। यहां तक हम पढ़ चुके थे। अब यहां देखें हम आगे कुछ वर्ड है, पिच, नोट और टोन। तो ये सारे सेम नहीं है। कई बार इनको सेम समझने की हम गलती कर लेते हैं। इनमें हम डिफरेंस समझते हैं क्या चीज है। तो सबसे पहले समझते हैं पिच। पिच को बोलेंगे तारत्व। अब देखिए, हम जो बोलते हैं उसके कई सेंट चेंज होते हैं कि कई बार लोगों की पिच यानी तारत्व सेम हो सकता है, फिर भी हम उसे पहचान लेते हैं। तो उसे हम क्या कहेंगे? तारत्व क्या होता है वो हम समझें। एक्चुअल में ये जो पिच होता है ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। अगर फ्रीक्वेंसी लो है, मतलब फ्रीक्वेंसी कम है, तो वो आवाज हमें ग्रेव या मोटी सुनाई देगी। कई लोगों की आवाज होती है ना, उनमें भारीपन होता है, और कई लोगों की आवाज होती है बहुत तीखी होती है, बारीक। तो जिसकी आवाज पतली होगी उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, और जिसकी आवाज हैवी होगी, मोटी होगी, ग्रेव होगी, उसकी पिच क्या होगी? फ्रीक्वेंसी कम होगी। और जिसकी फ्रीक्वेंसी कम है उसकी पिच भी कम है, और जिसकी फ्रीक्वेंसी हाई है उसकी पिच भी हाई है। अब हमसे गड़बड़ क्या होती है एग्जाम में कि हमें यह लगता है, अब जैसे मेल और फीमेल लें हम, तो मेल की आवाज हैवी होती है, भारीपन लिए होती है, और फीमेल की आवाज पतली होती है। जब पतली आवाज होती है तो हम समझते हैं कि उसकी पिच, उसका तारत्व कम है। कम नहीं होगा, उसमें फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो वो ज्यादा होगा। और मेल की आवाज भारी होगी, इसका मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी कम है, और इसका मतलब उसकी पिच भी कम है। अब सेम ऐसा आता है एग्जाम्पल मच्छर, मॉस्किटो, और लॉयन, शेर का। तो शेर की दहाड़ है जो भारीपन लिए होती है, तो उसकी पिच कम होगी। और मच्छर भिनभिनाता है, उसकी आवाज बहुत तीखी होती है, तो उसकी पिच ज्यादा होगी। तो यहां एग्जाम्पल हमें इसी पर डिपेंडेंट आता है कि अगर किसी, जब भी किसी एनिमल या किसी की बात करता है तो हमें यह देखना है कि उसकी आवाज में भारीपन है या उसकी आवाज तीखी है, पतली है। तो जिसकी पतली है, जाहिर सी बात है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? कम होगी, और उसका पिच भी कम होगा। तो समझ में आ गया? आवाज में भारीपन और तीखापन, उसे हम क्या बोलेंगे? पिच बोलेंगे, तारत्व बोलेंगे। आगे बढ़े। टोन और नोट। नोट को क्या बोलेंगे हम? स्वर। टोन में आप समझते ही हो कि इस टोन में बात मत करो मुझसे। कई लोग बोलते हैं ना कि आपकी टोन ठीक नहीं है, आप टोन ठीक कीजिए। मतलब बोलने का जो लहजा है ना, वो। अब वो एक्चुअल में बोलने का लहजा नहीं होता है। जब हम किसी एक फ्रीक्वेंसी की बात करें, कोई साउंड, कोई ध्वनि एक फ्रीक्वेंसी में है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? टोन बोलेंगे। अगर बहुत सारी फ्रीक्वेंसी वो यूज कर रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वर बोलेंगे। तो हम एक्चुअल में कभी टोन में बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम एक फ्रीक्वेंसी, हमारे हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। म्यूजिक में आप देखें तो म्यूजिक में अगर ये एक, दो दो चार, दो छः, दो आठ ही हैं। हाँ, आठ ही हैं सुर, फिर है ना। तो एक जो, अगर एक सुर हमने लिया
तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी, मतलब उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, एक फिक्स फ्रीक्वेंसी होगी, दूसरे वर्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होगी। तो जो एक फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, टोन है। इन सारी फ्रीक्वेंसी को हम मिला दें तो वो सुर बन जाएगा, स्वर बन जाएगा। तो मतलब हम भी जब भी बात करते हैं तो हमारे हर वर्ड की फ्रीक्वेंसी अलग होती है, और सारी फ्रीक्वेंसी को मिला करके जब हम बात करते हैं तो किस में बात करते हैं, नोट में बात करते हैं। तो अगर सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो टोन है, और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी अगर मर्ज हैं किसी साउंड में तो वो क्या है, नोट है। टिम्बर होता है कि हम लोग जब किसी से कोई दो, अभी हमने पढ़ा कि पिच, कोई दो लोग हैं, दो साउंड हैं और वो सेम पिच की हैं, सेम पिच की हैं, तब भी हम जज कर लेते हैं कि ये मुकेश की है और ये मोहम्मद रफी का गाना है। उनकी दोनों की पिच सेम हो, फ्रीक्वेंसी सेम हो, तब भी हम, हमारे कान आइडिया लगा लेते हैं कि ये आवाज उसकी नहीं है, ये आवाज उसकी है। दो लोगों की, हमारे कोई फ्रेंड या रिलेटिव या दोस्त, घर में परिवार में बच्चे जिनकी आवाज मिलती हो, हम उसको भी जज कर लेते हैं कि उसकी आवाज ये उसकी है और ये उसकी है। तो वो हमारे कानों की वो कैपेसिटी जो उसे पकड़ पाती है, उसे क्या बोलते हैं, गुणता। तो साउंड का टिम्बर वो क्वालिटी है जिससे हम सेम फ्रीक्वेंसी या सेम पिच की साउंड को भी जज कर लेते हैं कि ये किसकी है। सबसे पहले तारत्व, पिच ऑफ द वॉइस। लिखिए, इट इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड, यह ध्वनि की एक विशेषता है अब ये विशेषता को हम इस टेबल से समझेंगे। तो टेबल, वन साइड साउंड, देन फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति, देन पिच या तारत्व, देन पिच या तारत्व। फर्स्ट, साउंड कैसी है, ग्रेव है, मोटी आवाज है। मोटी आवाज है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा नहीं होगी, फ्रीक्वेंसी लो होगी यानी कम होगी, और उसकी पिच क्या होगी, तारत्व, वो भी कम होगा। सेकंड, अगर तीक्ष्ण आवाज है, सिरिल साउंड है, तो सिरिल साउंड का क्या होगा, फ्रीक्वेंसी हाई होगी और उसकी पिच भी हाई होगी। अब एग्जाम में दो एग्जाम्पल सबसे ज्यादा आते हैं। एक तरफ मच्छर और शेर का पूछा जाता है कि मच्छर की या शेर की आवाज भारी होती है, तो शेर की और मच्छर की पिच बताइए। तो एक जगह ऑप्शन लिखेगा कि पिच में मच्छर की ज्यादा होती है, शेर की कम होती है, दोनों की बराबर होती है, पता नहीं लगाया जा सकता, इस तरह करके। तो एग्जाम्पल लिख लीजिए, मॉस्किटो वर्सेस लॉयन, मॉस्किटो वर्सेस लॉयन। अब मॉस्किटो की पिच क्या होगी, हाई होगी, किसके कंपैरिजन में, लॉयन के में। इसकी लो होगी यानी कम होगी। इसी तरह से पुरुष लगता है बहुत तेज बोल रहा है, लेकिन पिच किसकी ज्यादा है, महिला की आवाज की। अब पिच में तो कोई डाउट नहीं रहेगा, जिसकी आवाज जितनी बारी। अब सिंपल सा समझें कि एक हॉर्न है
और एक हॉर्न बहुत ही पतला तीखा कानों को चुभता है, बहुत ही पतला चल रहा है। इसका मतलब क्या है? उसकी पिच बहुत ज्यादा है, उसकी पिच बहुत ज्यादा है, तो उसकी क्या ज्यादा है? फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट, नॉट, सॉरी, टोन एंड नोट। तो टोन को टोन ही लिखिएगा हिंदी में, और नोट को स्वर या सुर भी बोल सकते हैं। अब नोट क्या है? अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, अ साउंड ऑफ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक आवृत्ति की ध्वनि या एक ही आवृत्ति की ध्वनि, उसे हम क्या बोलेंगे? टोन। देन नोट, अ साउंड ऑफ मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, कई आवृत्तियों की ध्वनि। देखिए सुर 7 ही होते हैं, ये सा लास्ट में दोबारा सा आ रहा है, मैं तभी से कंफ्यूजन हूं कि 8 कैसे काउंट हो रहे हैं। ये 7 ही होते हैं, 7 दोबारा से रिपीट होता है। तो देखिए इस तरह करके एग्जाम्पल लिखिए, सा रे गामा पाधा निसा। एक को, किसी एक को एरो लगाकर मेंशन कर लीजिए, ये तो क्या हो गया? टोन। और ये सभी मिलकर क्या हो गए? नोट, यानी सुर या स्वर। अब हिंदी में ये स्वर व्यंजन वाला नहीं है, ये कॉन्सोनेंट और वोवेल वाला, ये बोलने वाला है। उतार लिए सभी ने वो? अब उसके बाद टिम्बर या गुणता, ये क्या क्वालिटी है? इसे हम मेजर नहीं कर पाएंगे, इसे हमारा ब्रेन एनालिसिस कर पाता है। कब कर पाता है? जब कोई भी आवाज अगर सेम फ्रीक्वेंसी की भी अवेलेबल है, सेम टोन की भी अवेलेबल है, सॉरी इस पिच की भी अवेलेबल है, तब भी हमारा ब्रेन ये जज कर लेता है कि ये राम सिंह की है और ये श्याम सिंह की आवाज है। क्लियर है? लिखिए, इट इज अ क्वालिटी ऑफ साउंड by which we can make a difference between the voice oblique sound, between the voice oblique sound of two people having the sound of same pitch or same frequency. हिंदी में लिखिए, यह ध्वनि की एक गुणवत्ता है या विशेषता है जिससे हम दो व्यक्तियों की आवाज में फर्क कर पाते हैं, चाहे उनकी आवाज की आवृत्ति या तारत्व, आवृत्ति या तारत्व समान ही क्यों ना हो। अब देखिए डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव, ये दोनों जगह यूज होगा। हम आगे लाइट पढ़ेंगे, प्रकाश पढ़ेंगे, वहां भी आएगा, और ये
साउंड में भी आएगा, ध्वनि में भी आएगा। ये है क्या? एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है। ये समझिए कि यहां कोई ऑब्जर्वर है और यहां पर कोई स्पीकर है। ये स्पीकर इसके पास आ रहा है, ये इसके पास आ रहा है, तो अब क्या होगा? उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती हुई महसूस होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती हुई महसूस होगी। और जब ये दूर जा रहा होगा तब इसकी फ्रीक्वेंसी लगातार घटती हुई महसूस हो रही होगी। तो डॉपलर इफेक्ट वही है जो राडार और सोनार में काम आता है, राडार और सोनार में काम आता है। डॉपलर इफेक्ट क्या बताता है कि हाई फ्रीक्वेंसी है, सॉरी यहां पर लो फ्रीक्वेंसी है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट पुलिस का सायरन दूर है, और यहां पुलिस का सायरन क्लोज है, तो यहां पर हाई फ्रीक्वेंसी है। हाई फ्रीक्वेंसी है मतलब स्मॉल वेवलेंथ है, यानी तरंग की लंबाई कम है, तो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति यहां पर ज्यादा है। अब देखिए होता क्या, ये किस लिए डॉपलर इफेक्ट है जो इंपॉर्टेंट है और कहां यूज होता है। राडार और सोनार, हम किसकी बात कर रहे हैं यहां पर? साउंड की बात कर रहे हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, मतलब आवृत्ति पर आधारित है कि आवृत्ति को जज करता है कि आवृत्ति उतनी ही है, इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अगर फ्रीक्वेंसी उतनी ही है मेंटेन, तो इसका मतलब जो पर्सन सुनने वाला है वो भी एक जगह है और जो ऑब्जेक्ट साउंड रिलीज कर रहा है वो भी एक जगह है। अगर दोनों के बीच में एक दूसरे की तरफ मूवमेंट है तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। अगर अपोजिट डायरेक्शन में है किसी एक की भी या दोनों की भी, तो क्या होगा? कम हो जाएगी। ऐसे समझिए जैसे ट्रेन के क्वेश्चन करते हैं आप मैथ में, तो जब ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती है तो क्या होता है? डिस्टेंस रेगुलर कम होती है। एक कम आती है तो उसकी स्पीड के बराबर, दोनों आती है तो दोनों स्पीड के बराबर होता है। सेम इसमें होता है। तो अब इसमें होता क्या है कि सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रैंगिंग, एक जगह सिप का एग्जाम्पल हमने लिया था, नीचे पानी में कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, यहां से रेगुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ी जाएंगी, फ्रीक्वेंसी वापस टकरा कर आएंगी, उन्हें जज किया जाएगा, उन्हें मेजर किया जाएगा कि जो फ्रीक्वेंसी हमने छोड़ी उसके बाद जो वापस आ रही हैं रिफ्लेक्टेड, वो इंक्रीज रेगुलर हो रही हैं। इसका मतलब या तो ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है या हम ऑब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं। और अगर रेगुलर वो डिक्रीज हो रही हैं, कम होती जा रही हैं, तो इससे ये आइडिया लग जाता है कि कोई भी चीज हमसे कितनी दूर है या कितनी नजदीक है। तो पानी के अंदर ये पता लगा लिया जाता है कि पानी का जो बेस है, नीचे का तली है, पैंदा है, वो कितना गहरा है। अगर वो बहुत पास हो गया तो सिर्फ फंस जाएगा वहां पर, तो उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट किस पर बेस्ड है? फ्रीक्वेंसी पर बेस्ड है, जिससे यह पता लगाया जाता है कि फ्रीक्वेंसी रेगुलर इंक्रीज हो रही है तो मतलब ऑब्जेक्ट हमारी तरफ आ रहा है, अगर रेगुलर डिक्रीज हो रही है तो ऑब्जेक्ट हमसे दूर जा रहा है, अगर रेगुलर उतनी ही मेंटेन है तो मतलब हम भी और ऑब्जेक्ट भी सेम पोजीशन पर हैं। क्लियर है? लिखिए डॉपलर इफेक्ट, डॉपलर प्रभाव या डॉपलर इफेक्ट ऑफ साउंड। हम अभी ध्वनि के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ध्वनि का या ध्वनि पर या ध्वनि से संबंधित डॉपलर प्रभाव। पॉइंट लिखिए, इट इज बेस्ड ऑन द फ्रीक्वेंसी, यह आवृत्ति पर आधारित है। अब इसमें कंडीशंस हो सकती हैं, तो कंडीशंस, फर्स्ट कंडीशन, अलग अलग कंडीशन हो सकती हैं। अब हम जो साउंड के लिए जो ऑब्जेक्ट है हम उसे एक ऑब्जेक्ट मान लें या एक स्पीकर मान लें। लिखिए, इफ आ स्पीकर और सायरन, या सायरन लिख लीजिए, सायरन है। इफ द सायरन is moving towards the observer, he or she will feel increased या regularly increased frequency of the sound.
जब सायरन किसी व्यक्ति की ओर बढ़ रहा हो तो उस व्यक्ति को बढ़ती हुई आवृत्ति महसूस होती है। सेकंड कंडीशन, if the siren is moving in the opposite direction of the observer, he or she will feel the decreased frequency of sound. यदि सायरन व्यक्ति से विपरीत दिशा में जा रहा है तो उसे आवृत्ति कैसी सुनाई देगी? घटती हुई महसूस होगी। थर्ड, इफ द सायरन एंड, अब सिर्फ सायरन को हमको कांस्टेंट रखना है या ऑब्जर्वर को भी? ऑब्जर्वर को भी करना है। हमने तीनों ही कंडीशन में, पहली दो कंडीशन में ऑब्जर्वर को स्टेबल माना है, एक ही जगह माना है, तो अब यहां भी मानेंगे। इफ द सायरन, या फिर क्या लिखा है, इफ द सायरन एंड ऑब्जर्वर आर नॉट इन मोशन, then he or she will feel the same frequency. यदि सायरन तथा व्यक्ति दोनों स्थिर हैं, दोनों स्थिर हैं तो एक समान आवृत्ति महसूस होगी। will feel same frequency regularly. इसका यूज कहां पर होता है? राडार एंड सोनार। अभी हम यहां साउंड पढ़ रहे हैं तो हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सोनार। लिख लीजिए, इट इज यूज्ड इन द सोनार सिस्टम। इसका इस्तेमाल सोनार में होता है, और सोनार हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब कोई चीज किसी चीज को हिट करे और हिट करके किसी भी तरफ चली जाए, वापस उसी की तरफ आए। एग्जैक्ट जरूरी नहीं कि वापस उसी तरफ आए, लेकिन उसी डायरेक्शन के लिए वापस मूव करें, उसे क्या बोलते हैं? ध्वनि का परावर्तन या रिफ्लेक्शन। ये समझिए, एक यहां पर स्पीकर है, इससे साउंड जा रही है, ये किसी एक ऑब्जेक्ट से टकराएगी और टकराने के बाद में वापस रिटर्न होगी, वापस रिटर्न होगी। अब याद रखना है कि लाइट की जो वेवलेंथ होती है, तरंग दैर्घ्य होती है, वो कम होती है, तो वो छोटे ऑब्जेक्ट से भी रिफ्लेक्ट हो जाती है, आगे हम पढ़ेंगे। और साउंड की तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ बहुत ज्यादा होती है, और ज्यादा होने की वजह से वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से रिफ्लेक्ट नहीं होती है, बल्कि बड़ी चीजें चाहिए, जैसे बड़ी दीवार हो या पहाड़ हो। आप पहाड़ के पास कभी जाएंगे और वहां आवाज देंगे तो आपको वापस आवाज सुनाई देती है। वो कैसी आवाज है? रिफ्लेक्टेड साउंड है। तो यही चीज हम लाइट में पढ़ेंगे, लेकिन लाइट में क्या होगा? छोटे पार्टिकल से भी वो रिफ्लेक्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम होती है, और यहां पर इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्घ्य क्या होती है? ज्यादा होती है। तो इसे वापस लौटने के लिए कैसे ऑब्जेक्ट चाहिए? बड़े ऑब्जेक्ट चाहिए। दीवार जैसे हो जिससे टकराकर पार ना जा सके, या पहाड़ हो, तो इस तरह के बड़े ऑब्जेक्ट चाहिए, उनसे टकरा करके वो आवाज वापस आती है। जो आवाज हमें वापस आती है और हमारे कानों तक वापस सुनाई देती है, उसे हम इको बोलते हैं। उसे जस्ट हम आगे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसी लिख लें, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का परावर्तन।
when a sound hit a object, it is reflected in the डायरेक्शन ऑफ सोर्स। ऑब्लिक सायरन कर लीजिएगा, मतलब जहां से साउंड गई थी उसी डायरेक्शन में वापस वो मूव कर जाती है। इसी को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। हिंदी में लिखिए, जब कोई ध्वनि किसी अवरोधक स्थल से टकराकर वापस ध्वनि स्रोत की ओर मुड़ जाए तो उसे क्या बोलेंगे हम? ध्वनि का परावर्तन। एक सिंपल सा बना लीजिए, यहां एक ऑब्जेक्ट, बस एक सायरन इस तरह का, साउंड गई और वो वापस रिटर्न हो गई। जाने के लिए शायद एक एरो लगा लीजिए, आने के लिए डॉटेड डॉटेड यूज कर लीजिए वापस। नेक्स्ट लिखिए इसमें, ड्यू टू द हाई वेवलेंथ due to the high wavelength, it cannot be reflected from the small objects. So generally it is reflected from walls, mountains, hills। हिंदी में लिखिए, तरंग दैर्घ्य अधिक होने के कारण सामान्यतः ध्वनि छोटे अवरोधों से परावर्तित नहीं होती है। सामान्यतः दीवार, पर्वत, पहाड़ इनसे परावर्तित होती है। अब देखिए, जो साउंड किसी ऑब्जेक्ट को हिट किया और वापस हमारी तरफ आई, हमारे कानों को सुनाई दी, उसे हम क्या बोलते हैं? इको या प्रतिध्वनि। मतलब एक साउंड गई और वही साउंड चेंज किसी फ्रीक्वेंसी के साथ हमारे कानों तक आई, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रतिध्वनि या इको। ये एक सोर्स है, स्रोत है, स्पीकर है। यहां से एक आवाज गई, एक दीवार को टच हुई और दीवार से टकराकर वापस उसी तक आई, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इको, प्रतिध्वनि बोलेंगे।
अब यहां से एक क्वेश्चन आता है, ये तो आप समझ गए कि कोई साउंड रिफ्लेक्ट होगी, परावर्तित होगी, तो वापस ऑब्जेक्ट की तरफ ही आएगी, मतलब सोर्स की तरफ ही आएगी, श्रोता की तरफ ही आएगी। तो श्रोता की तरफ आएगी तो उसके कान सुनेंगे भी उसे, और सुनेंगे तो उसे क्या महसूस होगा? प्रतिध्वनि, इको। इसके लिए, इको के लिए या प्रतिध्वनि के लिए न्यूनतम कितनी दूरी होना आवश्यक है? मतलब किसकी दूरी? सोर्स यानी श्रोता और ऑब्जेक्ट जिससे वो टकराकर वापस आ रही है, उनके बीच में मिनिमम कितनी डिस्टेंस होनी चाहिए? देखिए, अभी यहां 17 मीटर लिखा हुआ है, इस पर मत पहुंचिए, पहले समझिए। हमारे कान, कान जो सुनते हैं वो कहां एनालिसिस होता है? ब्रेन में। और हमारे ब्रेन में जो भी साउंड जाती है वो 0.1 सेकेंड तक उसका इंपैक्ट, उसका प्रभाव रहता है। मैंने जस्ट कोई वर्ड बोला, वो आपके ब्रेन तक गया। अब ब्रेन के पास उसका जो रिफ्लेक्शन है, उसकी जो पहचान है, वो कितने समय तक रहेगी? 0.1 नहीं, 0.1 सेकेंड तक रहेगी हमारे दिमाग में। यानी कि अगर इससे कम समय में कोई आवाज हमारे पास आई तो हम उसमें डिफरेंस नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? अगर 0.1 सेकेंड के बीच में ही हमारे पास कोई दूसरी साउंड भी आ गई तो हमारा ब्रेन एक ही एनालिसिस कर पाएगा, उसे जज नहीं कर पाएगा। तो अब मिनिमम कितनी डिस्टेंस चाहिए? जो साउंड है, ध्वनि है, उसकी गति कितनी है? 332, लगभग 332 मीटर पर सेकेंड है। यानी एक सेकेंड में कितना चलती है? 332 मीटर। 332 मीटर चलती है। अब देखिए, यहां पर सोर्स है, मतलब स्पीकर है, और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है। यहां से वो आवाज गई और यहां से वो आवाज वापस आई, तो डिस्टेंस कितनी चाहिए हमें? डबल। उस साउंड को कितनी आवाज पार करनी है? डबल जाना है और वापस आना है। अब देखिए, एक सेकंड में ये कितनी दूरी चलेगी? एक सेकंड में कितनी चलेगी? 332 मीटर। एक सेकंड में इतनी चली 332। अब हमने 0.1 का भाग दे दिया तो 10 से डिवाइड कर देंगे इसे। समझ में आया? 10 से डिवाइड कर देंगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा। यानी कितनी मीटर हो गई? लगभग 33 मीटर। 33 मीटर कितनी देर में चलेगी? एक सेकंड में चलेगी। 0.1 सेकंड में, 0.1 सेकंड में कितनी चलेगी? 33 के लगभग। 33 से कुछ ज्यादा है तो हम राउंड फिगर में इसको 32, 34 का मान लें। तो लगभग 34 मीटर ये किस में चली? 0.1 सेकंड में। तो 0.1 सेकंड में 34 मीटर चली, मतलब 17 गई और 17 वापस आई। कोई आवाज हमसे निकली तो हमसे निकलने के बाद में वो सामने हिट किया और वापस आई, तो मतलब कितनी चली? 34 चली। तो 34 चली तो ऑब्जेक्ट और हमारे बीच में डिस्टेंस कितनी है? उसका हाफ है, तो कितनी हुई? 17। तो किसी भी ध्वनि को परावर्तित होने के लिए, इको होने के लिए, जो सोर्स और ऑब्जेक्ट के बीच में मिनिमम डिस्टेंस चाहिए वो कितनी है? नियर अबाउट, एग्जैक्ट नहीं है, लगभग 17 मीटर। अगर उससे कम हुई तो हमें जज नहीं कर पाएंगे, उससे ज्यादा हुई तो कोई दिक्कत नहीं। तो ये मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। समझ में आया ये चीज? लिखिए, इको या प्रतिध्वनि। द रिफ्लेक्टेड साउंड, the reflected sound listened by the observer is known as echo. परावर्तित ध्वनि प्रेक्षक या श्रोता द्वारा सुनी जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि, इको या प्रतिध्वनि कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट,
द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जेक्ट should be 17 meter to make a sound echo. प्रतिध्वनि के लिए श्रोता तथा अवरोध के मध्य न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट लिखिए. द इफेक्ट ऑफ साउंड रिमेन्स इन आवर ब्रेन फॉर 0.1 सेकेंड. किसी ध्वनि का प्रभाव हमारे मस्तिष्क में 0.1 सेकेंड के लिए रहता है. नेक्स्ट लिखिए. डिस्टेंस कवर्ड बाय अ साउंड इन 0.1 सेकेंड. 0.1 सेकेंड में ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी? लिखना है 332 अपॉन 0.1. 332 क्या है? मीटर पर सेकेंड. किसकी स्पीड है ये? ध्वनि, साउंड की. इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? लगभग 33.2 मीटर. अब ये 33.2 मीटर ये क्या है? ये डिस्टेंस वो है जो साउंड ऑब्जेक्ट तक हिट किया और वापस आई, है ना? दोनों के मिलाकर साउंड है. तो आप लिख सकते हैं डिस्टेंस from source to object plus distance from object to source. मतलब श्रोता से अवरोध के मध्य दूरी का दुगना ही है. ये डबल है, उसी का तो डबल है. तो हाफ करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 2 से डिवाइड कर देंगे इसको. 2 से डिवाइड कर देंगे तो नियर अबाउट 17 मीटर आ जाएगी. ये कैलकुलेशन समझाने के लिए है, एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी. एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन अराइज होते हैं कि हमारे ब्रेन में जो साउंड का इंपैक्ट है वो कितनी देर रहता है? 0.1 सेकेंड. 1 सेकेंड नहीं करना है, सेकेंड. डिस्टेंस बीच में कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर होनी चाहिए. अब चीजें समझ में आ गई. रिफ्लेक्शन और इको. अब आकर देखिए, ये इको वाला जो सिस्टम है, प्रतिध्वनि वाला सिस्टम है, उसे जनरली कौन यूज करते हैं? बैट, चमगादड़. और नीचे देखिए डॉल्फिन. ये सबसे ज्यादा इसे यूज करते हैं. ये क्या करते हैं? ये अपनी नाक या मुंह से एक फ्रीक्वेंसी जनरेट करते हैं और फ्रीक्वेंसी किसी चीज तक जाती है, वहां से टकराकर वापस आती है. ये उसे ऑब्जर्व करते हैं और ऑब्जर्व करने के बाद में इनको पता चल जाता है कि वो चीज हमारे नजदीक आ रही है या दूर जा रही है. तो जो चमगादड़ होती है उसे दिखाई नहीं देता है, उसे कोई सेंस नहीं होता है उसके पास. उसे बस यही होता है कि आपके पास कई बार ऐसा होगा कि आपके बिल्कुल पास आ जाएगी और एकदम जेट की तरह, फाइटर प्लेन की तरह टर्न मार जाएगी. तो उसे क्या होगा? फ्रीक्वेंसी का पता चलता रहता है. जैसे ही फ्रीक्वेंसी पास आई, अब कोई जानवर उसके पास में पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी उसे महसूस हो रही है कि हाँ वो पास आ रहा है, तो वो अपना मुंह खोल देगी, टप से खा लेगी. समझ में आ गया? लिखिए. किसका एग्जाम्पल, किसको यूज कर रहे हैं? प्रतिध्वनि, इको वाले कंसेप्ट को. तो द कंसेप्ट ऑफ इको या प्रतिध्वनि का इस्तेमाल, द कंसेप्ट ऑफ इको
इज यूज्ड बाय द बैट एंड डॉल्फिन। प्रतिध्वनि के प्रभाव को या सिद्धांत को चमगादड़ तथा डॉल्फिन मछली द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, रिवर्ब्रेशन, अनुरणन, ये क्या चीज होता है? अभी हमने समझा, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैंने यहां से आवाज दी और एक दीवार से आवाज हिट हुई, क्या वो पूरी की पूरी आवाज मेरी तरफ ही आएगी? आपके पास भी जाएगी, आपके पास भी जाएगी। अभी हमने जस्ट एक फ्रीक्वेंसी को जज किया था कि एक वेव उस तरफ गई और वही हमने वापस ली, बस हमने उसी पर अभी अपना डिसीजन लिया था। लेकिन अगर हमें सारी जो जितनी भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं, जितनी भी परावर्तित हो रही हैं, अगर सभी का हमें फोकस करना है तो हम उसे क्या बोलेंगे? रेवर्बरेंस या अनुरणन। क्या होता है आगे समझे पहले हम। यहां पर एक सोर्स है, कोई एक आदमी अपनी बात बोल रहा है और यहां पर ऑडियंस बैठे हुए हैं, श्रोता बैठा हुआ है। अब आप देखिए कि उसकी एक आवाज सीधी वहां तक जाएगी, कोई साउंड दीवार से टकराएगी तब उसके पास जाएगी, इस तरह से करके यहां से टकराने के बाद हो सकता है सामने की दीवार से टकराए और उसे पीछे से सुनाई दे। इस तरह का नजारा हमें कहां देखने को मिलता है? थिएटर में, हॉल में, बड़े हॉल में। बड़े हॉल में सोर्स बैठा हुआ है आदमी, अब उसे आवाज कई जगह से आती है। यहां देखिए इस एग्जांपल में इस पर्सन को सबसे पहले कौन सी आवाज सुनाई देगी? जो डायरेक्ट जा रही है, ये सुनाई देगी। वही बात उसे बाद में यहां से आते हुए सुनाई देगी, वही बात उसे यहां से रिफ्लेक्ट होने कर आने के बाद दिखाई देगी। अब इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 0.1 सेकेंड से कम होता है, 0.1 सेकेंड से कम होता है। तो इस वजह से उसका ब्रेन ये जज ही नहीं कर पाता है कि सामने वाला एक्चुअल में बोल क्या रहा है। तो हम कई बार नहीं बोलते कि ये हॉल गूंज रहा है ना, इको हो रहा है। तो वो इको का मतलब वही है कि वो जो आवाज है वो कई जगह से हिट होकर, रिफ्लेक्ट होकर उस ऑब्जर्वर तक पहुंच रही है, उस श्रोता तक, प्रेक्षक तक पहुंच रही है। अब इसको कम करने के लिए क्या किया जाता है? आपने कभी थिएटर देखे होंगे, हॉल देखे होंगे, मूवी वगैरह में गए होंगे, या फिर क्लास जो जहां पर ऑडियो वीडियो वगैरह का चलता है, वहां पर फर्श में आपको कारपेट बिछा मिलेगा, दिखाई दे रहा है? कारपेट का मतलब है कि जो भी साउंड यहां जमीन में गई वो एब्जॉर्व कर लेगा उसे, तो अब वहां से इको नहीं होगी। आपने देखा होगा कि हॉल में ऊपर सीलिंग जो होती है उसमें डॉट 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 बने होते हैं, जिग जैग टाइप का। तो मतलब वो ऐसा मेटल, ऐसी चीजें या ऐसा मटेरियल उसमें लगाया जाता है जो साउंड वहां पर गई है वो उसे एब्जॉर्व कर ले, उसे अवशोषित कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे। मतलब जो उसके पास गई उसने एब्जॉर्व कर ली। तो अब क्या होगा? ये आवाज यहां गई, इसने यहीं रोक ली, तो यहां इस तक नहीं गई। अब होता क्या है? क्लासरूम में बड़ा हॉल है, एक स्टूडेंट बैठा है और टीचर बोल रहा है, तो आवाज इको होना शुरू हो जाएगी, गूंजने लग जाएगी। उसी क्लासरूम में अगर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, 100 स्टूडेंट बैठे हैं, तो वो आवाज इको होना बंद हो जाती है या कम हो जाती है। रीजन? लोगों ने कपड़े पहन रखे होते हैं, तो जो साउंड निकल रही होती है वो एक्स्ट्रा साउंड को वो एब्जॉर्व कर लेती है। तो मतलब पिक्चर हॉल में जो साइड की दीवारों पर या सीलिंग पर जितना भी मटेरियल लगा होता है वो किस तरह का लगाया जाता है कि साउंड का जो एक्स्ट्रा है उसे एब्जॉर्व कर ले, जो उन तक जा रही है उसे एब्जॉर्व कर ले, रिफ्लेक्ट ना करे। फर्श पे जो जा रही है उसके लिए कारपेट, आप मूवी थिएटर वगैरह में देखिए इसी तरह का कारपेट बिछा हुआ मिलता है। उसका पर्पज ये नहीं है कि आपको सुंदर दिखाना है, आवाज को इको करने से बचाना है। क्लियर हो गया? लिखिए। तो आपको यह समझ में आ गया अनुरणन क्या है? मतलब साउंड का एक बार रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा, परावर्तन, तो उसे तो क्या बोलेंगे? इको। लेकिन मल्टीपल रिफ्लेक्शन हो तो उसे क्या बोलेंगे? रिवर्बरेशन, अनुरणन। जैसे हमने बोला एक टोन, एक आवाज, तो वो टोन बोलेंगे, और अगर एक से ज्यादा है तो नॉट बोलते हैं उसको। सेम यही कंसेप्ट है यहां पर। लिखिए, रिवर्बरेशन या अनुरणन, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड
by which the observer gets the sound multi-time, gets the same sound multi times. एक से अधिक बार ध्वनि का परावर्तन होना जिसमें श्रोता एक ही बात को या एक ही ध्वनि को बार बार या एक से अधिक बार प्राप्त करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? रेवब्रेशन, अनुरणन कहते हैं. टू डिक्रीज और रिमूव इट मीन्स रेवब्रेशन. टू डिक्रीज ऑब्लिक रिमूव इट इन द सिनेमा हॉल्स या इन अ हॉल, या सिनेमा लिखिए सबसे अच्छा एग्जांपल है. इन द सिनेमा हॉल्स द मटेरियल इन द वॉल एंड सीलिंग इज यूज टू एब्जॉर्ब द इको साउंड. अब यहां आप फर्श भी, फ्लोर भी लिख सकते हैं. फ्लोर में ब्रैकेट में कारपेट भी मेंशन कर सकते हैं. साइड में तो हमने लिख लिया साइड एंड ऊपर सीलिंग लिख लिया, और नीचे लिख सकते हैं फ्लोर पर क्या यूज किया जाता है? कारपेट. हिंदी में लिखिए. हिंदी में मैंने क्या लिखा दिया है? अभी अनुरण के बारे में, अच्छा डेफिनेशन लिखाइए बस. हाँ, हिंदी में लिखिए. सिनेमा घरों में प्रतिध्वनि को अवशोषित करने के लिए दीवारों तथा छत पर ध्वनि अवशोषक सामग्री का इस्तेमाल किया जाता है. और नीचे फर्श पर कारपेट इस्तेमाल किया जाता है. आपने कभी गौर किया हो तो साइड में आप जाएंगे तो वो दीवारें प्लेन नहीं मिलती हैं आपको. उनमें जो भी मटेरियल मिलेगा वो ज्यादातर रफ होगा या उसमें डॉट डॉट टाइप के बने होंगे, हॉल टाइप के होंगे. तो कुल मिलाकर कोशिश ये की जाती है कि एरिया बढ़ा दिया जाए. या आजकल अगर आपको सस्ता काम चलाना है, रूम आपका वो बहुत ज्यादा हो रहा है इको, तो एग ट्रे देखिए, अंडे की ट्रे गत्ते की बनी होती है, कागज की. आप उसको दीवार पर पेस्ट कर दीजिए, उसको दीवार पर लगा देंगे तो उसका साइज बड़ा हो जाएगा. और वो रफ टाइप की होती है तो वो साउंड जो इको होती है वो इको होना बंद हो जाती है. तो ये सस्ता तरीका है. अब इसका डायग्राम बना लीजिए. एक बॉक्स चारों तरफ से, यहां पर एक आदमी बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं, कोई एक सुनने वाला. इसको छोड़ दीजिए, ड्राउ साउंड को छोड़ दीजिए, मतलब सीधी साउंड जो जा रही है वो है, यहां छोड़ दीजिए. हमें जस्ट यहां पर क्या समझना है कि वो कैसे मल्टीपल रिफ्लेक्शन यहां पर हो रहा है. तो अब देखिए, परावर्तन या रिफ्लेक्शन, उसी से रिलेटेड हमने चीजें समझी. एक बार अगर सिंगल टाइम आ रही है तो हम उसे क्या बोलते हैं? इको. और वही मल्टीपल टाइम आती है, बार बार आती है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेवब्रेशन. बना लीजिए. इसमें समझने का कुछ विशेष नहीं है, बस एक ही लाइन को दो तीन जगह से कैसे भी घुमा घुमा करके ऑब्जर्वर तक पहुंचाना है. अब देखिए, रिफ्रैक्शन अभी तक क्या था? रिफ्लेक्शन. अभी क्या है? रिफ्रैक्शन. परावर्तन की जगह अब क्या है? अपवर्तन. दोनों में क्या फर्क है? जिस मीडियम से गई थी साउंड, उसी मीडियम की तरफ वापस आए, उसी तरफ आए, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन, परावर्तन. अगर वापस ना आने को हम कंसीडर करें और सामने ही जाने को कंसीडर करें तो उसे बोलते हैं अपवर्तन, रिफ्रैक्शन. अब देखिए, जो साउंड की स्पीड है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग है. जैसे अगर कहीं पर एयर है जिसका टेम्परेचर ज्यादा है, तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो स्पीड उसकी ज्यादा हो जाती है, और जहां टेम्परेचर कम है वहां स्पीड कम हो जाती है. तो अब यहां से कोई ट्रेन का सायरन बजा और 2 किलोमीटर दूर कोई पर्सन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, उसे सुनाई दे रहा है, और इन 2 किलोमीटर के बीच में कहीं पर हवा ठंडी होगी, कहीं पर गर्म होगी. तो अब उस साउंड की जो स्पीड है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम जाने पर चेंज होगी, बार बार चेंज होगी. वो गर्म हवा से गई कोल्ड की तरफ तो स्पीड कम हो गई,
फिर गर्म हवा मिल गई तो फिर बढ़ गई। तो इस तरह करके उसकी स्पीड जिगजैग होती चलती है, कम ज्यादा होती चलती है। तो जितनी ऑब्जर्वर से पास सुननी चाहिए थी, जो सीधी जाने पर सुननी चाहिए थी, उतनी नहीं सुनाई देगी। या तो उससे कम सुनाई देगी या उससे ज्यादा सुनाई देगी। ये किस पर डिपेंड करेगा? मीडियम पर, बीच में जो माध्यम है उस पर डिपेंड करेगा। सपोज कीजिए ये यहां पर सोर्स है, सुनने वाला है, यहां से आवाज आ रही है सायरन की, यहां पर नीचे गर्म हवा है, ऊपर की तरफ लेयर कोल्ड एयर की है। जमीन गर्म है, इसका मतलब वार्म एयर है। अब वार्म एयर में स्पीड बढ़ती है या करती है? ज्यादा होती है स्पीड। देखिए इसकी स्पीड ज्यादा हो गई। सेकंड, कोल्ड एयर है, ठंडी हवा है, अब क्या होगा? स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड उसकी कम हो गई। जब स्पीड ज्यादा होगी तो उसे बहुत आराम से सुनाई देगा। इसे आवाज सुनाई दे रहा है, ये घुर्रा रहा है एकदम, दिख रहा है जेड जेड, कि मतलब उसे टेंशन हो रही है कि आवाज ज्यादा सुनाई दे रही है। अब यहां इसके दोनों कान खड़े हो गए, इसे आवाज ही नहीं प्रॉपर सुनाई दे रही, वो सुनने की कोशिश कर रहा है कान ऊपर करके कि आवाज आ जाए। सोर्स सेम है, लेकिन बीच में मीडियम ने डिसाइड कर दिया कि उसकी आवाज कम होगी या ज्यादा होगी। क्लियर हुआ? तो मतलब मीडियम के बार बार लेयर में जो उसकी स्पीड जिगजैग होती है, कम या ज्यादा होती है, उसे क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन बोलेंगे या अपवर्तन बोलेंगे। क्लियर है? लिखिए, रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ध्वनि का अपवर्तन। ड्यू टू द डिफरेंस, ड्यू टू द डिफरेंस in the speed of sound, due to the difference in speed of sound, in different mediums, sound reflects, sorry, refracts, sound refracts from one medium to another medium. ध्वनि की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण, ध्वनि की गति अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होने के कारण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर ध्वनि अपवर्तित हो जाती है, अर्थात ध्वनि की गति बदल जाती है। अब यहां एक सिंपल सी चीज लिखें, हॉट एयर, तो स्पीड क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। और कूल एयर तो क्या रहेगी? स्पीड कम रहेगी। लिखिए, गर्म हवा, तो गर्म हवा में ध्वनि की चाल क्या रहेगी? अधिक। ठंडी हवा तो ध्वनि की चाल कम हो जाएगी। अब एग्जाम्पल बना लीजिए, यहां पर कोई स्पीकर या सोर्स दिखा दीजिए और जस्ट ऊपर कूल यानी ठंडी हवा, नीचे गर्म हवा, वार्म एयर या हॉट एयर,
अब साउंड को बस आपको ऊपर की तरफ मूव करना है। कुत्ता नहीं बने कोई बात नहीं, बस साउंड को नीचे गिरती हुई दिखा दीजिए, यहां ऊपर करते हुए। रिफ्लेक्शन या परावर्तन में क्या समझ में आया था कि साउंड जिधर से जा रही है वो उसी तरफ वापस रिटर्न होती है, और यहां पर रिटर्न नहीं होती है, वो आगे ही बढ़ती है, लेकिन उसकी डायरेक्शन बदलती रहती है। डायरेक्शन का मतलब वो कौन तय करेगा? मीडियम तय करेगा कि मीडियम है जो डेंस है या लेस डेंस है। अब अच्छा बताइए, यहां पर हमने टेम्परेचर तो डिसाइड कर लिया कि टेम्परेचर के हिसाब से पढ़ लिया। अब वहां टेम्परेचर ना दे करके वहां लिख दिया मोर डेंस और लेस डेंस, ज्यादा घना है और कम घना है। तो ज्यादा घना कहां पर होगा? जहां ठंडी हवा होगी। कम घना कहां पर होगा? जहां पर गर्म हवा होगी। तो जहां वार्म एयर ले दिया तो मतलब कैसा है? वहां पर लेस डेंस है, कम घना है, तो स्पीड वहां पर ज्यादा होगी। तो आप यहां गर्म हवा जहां लिखा है इसके साथ साथ लिखते हैं, लिख सकते हो विरल, यानी लेस डेंस। ऊपर की तरफ लिख सकते हो कूल एयर है तो मतलब मोर डेंस, यानी सघन।